नमस्कार। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने गैमेटोजेनेसिस में दोनों प्रकार के गैमेट फॉर्मेशन यानी मेल गैमेट फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, इन दोनों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम इसके नेक्स्ट यानी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन के बाद में कौन सी प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, यानी जो गैमीट्स हैप्लॉइड स्टेज में आ गए थे, यानी उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो आधे रह गए थे, वो वापस दोनों मैटरनल और पैटर्नल पार्ट से आधे आधे क्रोमोसोम गैमेट्स के द्वारा आकर के आपस में फ्यूज होकर के पुनः जाइगोट बनाएंगे और वह जाइगोट डिप्लॉयड होगा, यानी फर्टिलाइजेशन के कारण वापस डिप्लॉयड स्टेट मेंटेन होती है, पुनः द्विगुणित गुणसूत्र उसमें आ जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं उसमें। तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग हो गया फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन। अब हम बात करते हैं कि ये जो गैमेट का फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है, ये किन किन एनिमल्स में किस किस प्रकार से होता है और उनमें उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है। हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है अलग अलग एनिमल्स के अंदर, तो उसमें देखते हैं कि हम एक जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो होती है मीडियम, यानी जो गैमेट्स जब फ्यूजन के लिए एक दूसरे के पास में पहुंचते हैं उसके लिए उसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और वह मीडियम हमेशा फ्लूइड मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम होता है, उसके द्वारा ही वो पहुंच सकते हैं। अब ये मीडियम किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन है उस पर डिपेंड करेगा, यानी अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है यानी गैमेट्स का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन के लिए जो मीडियम होगा वो कोई ना कोई एक्वेटिक मीडियम होगा, यानी जलीय माध्यम होगा। फ्रेश वाटर मीडियम हो सकता है या सलिन वाटर, मैरीन वाटर मीडियम हो सकता है। जो जल के जीव हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनमें इस प्रकार के मीडियम पाए जाते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मदर की बॉडी के बाहर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो उनके लिए इस प्रकार के लिक्विड मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सामान्यतः एक्वेटिक यानी जलीय माध्यम ही होता है, जैसे फिशेज, एम्फीबियंस जो जल के अंदर रहने वाले जीव हैं, और विभिन्न प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स जो जल के अंदर रहते हैं, तो वो अपने एग्स यानी फीमेल गैमेट्स भी जल के अंदर देते हैं, एग ले करते हैं, और जो मेल गैमेट्स हैं यानी स्पर्मेटोजोआ है वो भी जल के अंदर यानी एक्वेटिक मीडियम में ही शेड करते हैं, उसमें ही डिस्चार्ज करते हैं, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरी बात है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी मदर की बॉडी के अंदर एलिमेंट्री जो इसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के समय जो मीडियम का काम करता है वो करता है बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड मीडियम है, वह
उन गैमेट्स के लिए, मोटिलिटी के लिए और उनको सरवाइव रखने के लिए एक मीडियम का काम करेंगे। जैसे ऐसे विभिन्न प्रकार के एनिमल्स जिनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, तो उसमें एक तो ये सभी प्रकार के जो रेप्टाइल्स हैं जो अपने अंडे बाहर देते हैं, यानी उनके जो एग होते हैं क्लेडोइक एग होते हैं, बाहर से एक कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड कवच से ढके हुए रहते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सीधे जमीन के ऊपर एग देते हैं जहां फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार के जितने भी एनिमल है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है या एग लेइंग मैमल्स है, उन सभी के एग इंटरनली फर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी बॉडी के अंदर ही, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का होता है। और वे सभी प्राणी जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो विविपेरस है, विविपेरस और ओवोविविपेरस, ये जितने भी प्राणी हैं उनका अनिवार्य रूप से फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है, क्योंकि उनके भ्रूण का जो एम्ब्रियो है उनका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, मैटरनल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए उनका फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के भीतर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो ये एक तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट है उसमें जो गैमेट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी। जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, उसकी एक जो क्वांटिटी है वो भी उसमें होना जरूरी है। और जो गैमेट्स हैं उसका जो लाइफ स्पान है वो भी फर्टिलाइजेशन के लिए, जो उसका जो निर्धारित लाइफ स्पान होता है उसके भीतर ही फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, अन्यथा वो फर्टिलाइज नहीं होंगे। जैसे बॉडी के अंदर अधिकतर जो एनिमल्स हैं उनमें अधिकतम 24 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी 24 आवर्स तक गैमेट्स डिस्चार्ज होने के बाद में सरवाइव कर सकते हैं। उस समय के दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, अन्यथा वे गैमेट्स जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे, यानी फिर गैमेट मिलकर के जाइगोट नहीं बनाएंगे। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटी गैमेट्स की है उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी जितनी अधिक क्वांटिटी मेल गैमेट्स की होगी उतनी ही फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए जो मैकेनिज्म है, जो किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश यहाँ करेंगे। पहला है इसका एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, यानी स्पर्मेटोजोआ मेल गैमेट्स, स्पर्म, एंड ओवा यानी एग फीमेल गैमेट्स, इनका एनकाउंटर कैसे होगा, आमना सामना कैसे होगा, कैसे ये एक दूसरे तक पहुंचेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें फिर बात आती है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, यानी जो भी प्रकार का मीडियम है उस मीडियम के माध्यम से स्पर्मेटोजोआ वहां तक पहुंचेंगे, जो ओवम है वहां तक उस मीडियम के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे। तो इसमें अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो उसमें बॉडी फ्लूइड होगा, यानी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें जो बॉडी फ्लूइड है वो मीडियम का काम करेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो एक्वेटिक मीडियम जो भी होगा वो मीडियम का काम करेगा, उसके थ्रू वो पहुंचेंगे। यानी जो एनकाउंटर होगा, जो इनका आमना सामना होगा, वो हमेशा बॉडी फ्लूइड
या एक्सटर्नल एक्वेटिक मीडियम है उसमें ही होगा। ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल। तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो गैमेट्स हैं, जो ओवम और स्पर्म्स है, वो बिल्कुल आसपास में ही डिस्चार्ज हो, ताकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है वो सुविधा रहे, उसकी जो प्रायिकता है वो फर्टिलाइजेशन की वो बढ़ जाए। तो इस प्रकार से स्पर्म और ओवा वो एक दूसरे के पास में ही मैटरनल और पैटर्नल पार्ट के द्वारा डिस्चार्ज किए जाते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरा है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, यानी एक जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक्वेटिक मीडियम है, उसमें विभिन्न प्रकार के एनिमल्स वहाँ रहते हैं और विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के एग्स भी वहाँ ले किए जाते हैं, वहाँ एग्स दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के द्वारा स्पर्मेटोजोन भी वहाँ डिस्चार्ज किए जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन केवल और केवल ये अपनी ही स्पीसीज के संबंधित ओवा और स्पर्मेटोजोआ के बीच में ही होगा। किसी दूसरी स्पीसीज के ओवम और दूसरी स्पीसीज के स्पर्मेटोजोन के बीच में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी उसमें इस प्रकार की कोई एक कैपेसिटी होती है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीसीज के, अपनी जाति के जो स्पर्मेटोजोन है वो अपनी ही जाति के ओवम के साथ में रिएक्शन करेंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो उनका ये होता है। तो फिर ये आपस में जो एक ही स्पीसीज के स्पर्म और ओवम ही फर्टिलाइज होते हैं, वो क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं? उसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस पाई जाती हैं जिसके कारण वो एक दूसरे की अपनी अपनी जो स्पीसीज है उसके एग को और स्पर्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसी को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें कुछ होते हैं जो अग्लूटिनेशन की रिएक्शन करते हैं। अग्लूटिनेशन यानी स्कंदन, आपस में एक दूसरे से अटैच होकर के एक समूह बनाना। तो अग्लूटिनेशन की रिएक्शन भी पाई जाती हैं। अपने ही स्पीसीज के कुछ जो एग है वो मिलकर के क्लस्टर फॉर्मेशन में आ जाते हैं, या स्पर्मेटोजोन है वो आपस में उनके साथ मिलकर के क्लस्टर बनाते हैं और फिर उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। दूसरी इसमें जो थ्योरी है वो है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग थ्योरी, यानी इसमें जो आपस में जो कैपेसिटेशन किस प्रकार से अपनी ही जाति के वो और स्पर्म के बीच में होता है, वो इसके द्वारा फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के जो थ्योरी है उसके माध्यम से समझाया गया। तो ये जो थ्योरी है वो कॉल्विन एंड कॉल्विन ने 1967 के अंदर इसको सैकोग्लोसस एनिमल के अंदर डिस्क्राइब की थी। उसमें इन्होंने रिसर्च में पाया कि इनके अंदर इनके जो ओवा होते हैं, इनके जो ओवम है, जो एग है, एग की मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रकार का एक केमिकल पाया जाता है जिसको कहते हैं फर्टिलाइजिन। और वह फर्टिलाइजिन केमिकल उसी स्पीसीज के यानी सैकोग्लोसस के मेल गैमेट्स जो स्पर्मेटोजोन है, जो स्पर्म्स है, उसके अंदर एक प्रकार के एंटी फर्टिलाइजिन नामक केमिकल्स पाए जाते हैं। और ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनके एग के ऊपर इसी स्पीसीज के ओवम जाकर के चिपक जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आगे प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से इसमें कैपेसिटेशन के अंदर इस प्रकार से ये अपने अपने जो जाति के हैं वही स्पर्म और ओवम आपस में मिल करके और फर्टिलाइज होते हैं और गैमेट बनाते हैं।
तीसरा पॉइंट है इसका एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, यानी जब अपनी स्पीसीज के ओवम और स्पर्मेटोजोन ने आपस में एक दूसरे को पहचान करके और वो आपस में अटैच हो गए। अटैच होने के बाद में नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, वो इस एक्रोसोम रिएक्शन के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो एक्रोसोम, जैसा कि हमें पता है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो स्पर्म होता है, जो मेल गैमीट होता है, उसके हेड पार्ट में एक्रोसोम पाया जाता है, जिसके अंदर कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। तो ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो होता है, ये एक प्रकार का लाइटिक एंजाइम है, और यह लाइटिक एंजाइम जो एग होता है, उस एग के चारों तरफ जो कुछ सेल्स की एक जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कोरोना रेडिएटा, उसकी जो सेल्स होती है वो आपस में हाइल्यूरोनिक एसिड की सीमेंटिंग के द्वारा आपस में चिपकी हुई रहती है। तो इस स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज उस हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ देते हैं, और जैसे ही उसको तोड़ते हैं तो वो सेल्स जो हैं अलग हो जाती हैं। जैसे ये सेल्स है, यहाँ पर जैसे ही ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम इसके ऊपर आएगा तो इसके बीच में जो इसकी बॉन्डिंग है उसको तोड़ देगा और इस सेल्स को अलग अलग कर देगा। तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन है, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये इसका स्पर्मेटोजोन यानी स्पर्म का हेड है, और हेड के आगे के भाग में एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जैसे ही एग के संपर्क में आएगी, ओवम के संपर्क में आएगी, यानी फीमेल गैमेट के संपर्क में आएगी और उसके साथ में अटैच होगा, तो फिर यहाँ से इसकी जो मेम्ब्रेन है ये बस्ट होकर के और ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का जो मटेरियल है वो उसके ऊपर पोर कर देगी। जो ओवम की जो लेयर्स है, आउटर लेयर्स, उसके ऊपर वो डाल देगी और उस लेयर को वो तोड़ेगी, क्योंकि इसमें हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के अंदर। तो ये एक पहला काम तो हो गया एक्रोसोम रिएक्शन, यानी ये एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम उसके ऊपर एग की मेम्ब्रेन के ऊपर आएंगे और उसकी सेल्स को तोड़ करके और जो स्पर्म है उसको पेनिट्रेट करने के लिए एक वे, एक पासेज प्रोवाइड करवाएंगे, रास्ता बनाएंगे, ताकि उसमें स्पर्म पेनिट्रेट कर सके, ओवम की मेम्ब्रेन को भेद सके। उसके लिए ये रिएक्शन हो गई। तो जैसे ही ये एक्रोसोम बस्ट हो गया, बस्ट होने के बाद में ये जो पेरी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये पेरी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फिर यहाँ एक एक्रोसोमल ट्यूब्यूल बनाएगी, और ये जितनी भी जो फोल्डेड फॉर्म के अंदर इसकी जो मेम्ब्रेन है ये अनफोल्ड होकर के ऐसे ट्यूब के अंदर लंबाई में बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ती बढ़ती बहुत ही अधिक लंबी हो जाएगी, और ये जो जितने भी जो फोल्ड थे ये अनफोल्ड हो गए और ये लंबी होकर के ट्यूब, और यहाँ जो एग की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को ये भेदना शुरू कर देगा, यानी एक्रोसोमल ट्यूब्यूल है वो उसको पेनिट्रेट कर देगी, और जैसे ही पेनिट्रेट करेगी तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो होगा वो इस हेड के अंदर, यानी यहाँ पूरा जो है इसका ये हेड है, स्पर्म का हेड है, इसके हेड और इसके मिडिल पार्ट के अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल और कुछ जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पोर्शन है वो भी इसके थ्रू अंदर आना शुरू होगा। यानी नेक्स्ट जो होगा वो एक्टिवेशन ऑफ ओवम, जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब्यूल ने इसको भेद दिया, पेनिट्रेट कर दिया, उसके बाद में एग जो है उस स्टिमुलस से जो उस जैसे इसको पेनिट्रेट किया ट्यूब्यूल ने, तो एग एक्टिवेट होगा और वो एक्टिवेट होकर के और नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेगा। तो नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है? एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ओवम एक्टिवेट कैसे होगा? तो जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब्यूल ने इसको
छेदा, इसको भेदा, भेदते ही जो एग की मेम्ब्रेन है वो एक कोन बनाएगी जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। यानी ये एग है, एग के ऊपर जो है ये एक कोन शेप का स्ट्रक्चर बनाएगी और ये कोन शेप जो है यहाँ से फोल्ड होते होते बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाएगा और इस मटेरियल को यानी इसके हेड पार्ट को पूरा इंगल्फ कर लेगा, पूरा निगल लेगा बना करके और अपने साइटोप्लाज्म में इसको ले लेगा। तो पहला काम होगा एक्टिवेशन में फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन, यानी एग मेम्ब्रेन के द्वारा फर्टिलाइजेशन कोन बना करके और जो स्पर्म हेड है और उसका मिडिल पार्ट के कुछ भाग जैसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया उनको वो निगल लेगा फर्टिलाइजेशन कोन बना करके और फिर उसको अंदर की तरफ खींच लेगा, अंदर की तरफ खींच करके अपने साइटोप्लाज्म में ले लेगा। तो ये काम एक हुआ। फिर दूसरा काम होगा इसमें, जैसे ही इसको इंगल्फ कर लिया, जैसे ही स्पर्म की एंट्री हो गई, उसके हेड पार्ट की एंट्री होगी, एंट्री होते ही दूसरी जो रिएक्शन होगी ओवम के अंदर वो होगी उसकी कॉर्टिकल रिएक्शन। यानी उसमें जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जैसे यहाँ हम अगर देखें ये सपोज ये ओम है, ओम की ये जो मेम्ब्रेन है इसमें ऐसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में इसमें जो मटेरियल पाया जाता है वो एग मेम्ब्रेन यानी इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइट लाइन मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो पेरी वाइट लाइन स्पेस है, इस पेरी वाइट लाइन स्पेस के अंदर ये ग्रेन्यूल्स यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ जा करके और यहाँ बर्स्ट होगी, बर्स्ट होकर के और ये जो इसका मटेरियल है वो इसके बीच में उड़ेल लेगी और जैसे ही इसमें बीच में उड़ेलेगी तो एक दूसरी मेम्ब्रेन अंदर बन जाएगी इन दोनों के बीच में, यानी जो पेरी वाइट लाइन स्पेस है उसके बीच में एक दूसरी मेम्ब्रेन बनेगी जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। यानी जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के माध्यम से बनेगी तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट किसी भी स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी, यानी उसके बाद में कोई भी दूसरा स्पर्म इस एग के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा काम इसका होगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन थ्रू कॉर्टिकल रिएक्शन। तीसरा जो काम है इसका एक्टिवेशन ऑफ ओवम के अंदर, यानी ओवम जो एक्टिवेट होकर के तीसरा काम करेगा उसका जो मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट करना। यानी जो मियोटिक सेकंड के अंदर जो ओवम का मैच्योरेशन डिवीजन जो था वो वहाँ रुक गया था, वो जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा उसके बाद में वो उसका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट डिवाइड होकर के और जो मियोटिक सेकंड डिवीजन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार के काम जो हैं इसमें होंगे ओवम एक्टिवेट होने के बाद में, यानी एक्टिवेशन जो होगा ओवम का उसमें ये होंगे। एक काम होगा उसमें फर्टिलाइजिंग कोन फॉर्मेशन, दूसरा होगा फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और तीसरा उसका जो मियोसिस थी वो कंप्लीट हो जाना, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाना। फिर नेक्स्ट आता है माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सिस। यानी अब जैसे ही मेल गैमीट ने ओवम के मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री की, एंट्री करने के बाद में वह जो न्यूक्लियस होगा मेल न्यूक्लियस वो कहलाएगा मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाएगा। और जैसे ही फीमेल न्यूक्लियस कंप्लीट उसके मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में जो बनेगा उसको कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो मेल और फीमेल ये दोनों प्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे और जैसे ये प्रोन्यूक्लियस बनेंगे
तो उसके बाद में फिर एम्फीमिक्सिस के लिए यानी मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए वो जो दोनों मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है वो माइग्रेट करेंगे। तो उसमें माइग्रेशन किस प्रकार से होगा वो हम देखते हैं। तो जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो जैसे ही इसमें एंट्री करेगा, एंट्री करते ही उसका जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री से घूम जाएगा। यानी इसका जो हेड पार्ट था वो आगे की तरफ था पहले, वो एकदम घूम करके जो इसका बैक साइड का पार्ट है यानी जहां पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है वो भाग आगे की तरफ हो जाएगा और फिर वो गति करेगा आगे, और जो गति करेगा उससे एक पाथ बनेगा, एक लाइट पाथ दिखाई देगा जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन पाथ। इस पेनिट्रेशन पाथ यानी यहां से ये मेल प्रोन्यूक्लियस इस रास्ते के माध्यम से फीमेल प्रोन्यूक्लियस तक पहुंचेगा। फिर हो सकता है वो जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो सीधा ही फीमेल प्रोन्यूक्लियस तक पहुंच सकता है, अथवा कुछ मूवमेंट जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है वो भी कुछ मूवमेंट करेगा, और फिर जो मूवमेंट जो वो करेगा उसको कहते हैं कॉपुलेशन पाथ। और फिर ये दोनों आपस में मिल करके और गैमीट बनाएंगे, उसको कहेंगे हम एम्फीमिक्सिस, यानी मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस उन दोनों का फ्यूजन एम्फीमिक्सिस कहलाता है। और जैसे ही एम्फीमिक्सिस हो गया तो वह फिर जो है वो गैमीट जो थे पहले वो गैमीट न रह करके जाइगोट बन जाएंगे। यानी अब जो वो ओवम है जिसको पहले फीमेल गैमीट कहते थे वह अब जाइगोट में बदल चुका है, यानी उसमें वापस डिप्लॉइड स्टेट मेंटेन हो गई है, द्विगुणित क्रोमोसोम की स्थिति वापस आ गई है, इसलिए उसको हम आगे जाइगोट कहेंगे। तो ये इसमें नेक्स्ट जो है वो प्रक्रिया इसमें ये हो गई। और जैसे ही इसमें एम्फीमिक्सिस हो गया यानी जैसे ही जाइगोट बन गया, जैसे ही डिप्लॉइड स्टेट मेंटेन हो गई, उसके बाद में जो आगे और एक्टिविटी होगी उसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज के अंदर जो ओवम के अंदर आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस और जो माइटोटिक डिवीजन ये सारे रुके हुए थे वो वापस शुरू हो जाएंगे, यानी वापस उसमें प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा, माइटोटिक डिवीजन शुरू होगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ही एक जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगा, उसमें जो विदलन होगा, विदलन के बाद में कई सारी सेल्स उसमें बनने लगेगी, तो वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा यानी समसूत्री विभाजन उसमें पुनः से शुरू हो जाएगा, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, उसमें जो पहले अंदर जो पड़े थे मैसेंजर आरएनए वो एक्टिवेट होकर के और प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू कर देंगे, जो इन्फॉर्मेशंस थे वो आगे ये काम शुरू कर देंगे, उसमें वापस जो उसका जो डीएनए है वो प्रत्येक डिवीजन से पहले डबल होगा, क्योंकि डबल होने के बाद में ही उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो इस प्रकार से फीमेल और मेल गैमेट आपस में मिल करके और जाइगोट बनाते हैं, जो कि पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के अंदर हम पढ़ते हैं। धन्यवाद।